मौर्य वंश में सम्राट अशोक, मौर्य वंश का तीसरा शासक था सम्राट अशोक, और इस सम्राट अशोक के से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को कवर किए थे। लेकिन इस बुक का जो है ना कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ रह गया था, तो उसको आज हम लोग क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो अशोक के बारे में जो हम लोग बात किए थे, अशोक के शिलालेख की संख्या कितना था, 14, और स्तंभ लेख की संख्या 7। और उसमें ये भी देखे थे कि सबसे लंबा शिलालेख कौन सा था, 7वां। और 13वां शिलालेख हम लोगों को ध्यान रखना था। 13वां शिलालेख इसलिए याद रखना था क्योंकि उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन, और कलिंग युद्ध को हम लोग देखे थे। कलिंग जो है वर्तमान समय में उड़ीसा का क्षेत्र है। कलिंग के जो राजा थे जिसका नाम था नंदराज, इस नंदराज को हराया था तत्कालीन, उस समय कलिंग के वो शासक थे। और बेसिकली जो कलिंग का युद्ध हुआ था ना, वो हाथी प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ था। और इसी कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपने बौद्ध धर्म की भिक्षा लिया। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी पुत्री महेंद्र और पुत्र संघमित्रा को, पुत्र था महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सिंघल भेजा था, है ना। तो यहाँ तक हम लोग देखे थे, उसमें ये भी देखे थे कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम थी, जिसके मुखिया ग्रामिक कहलाते थे, है ना। और इसमें अर्थशास्त्र के बारे में जिक्र किए थे हम लोग एक बार। अर्थशास्त्र में चर जो होता था, चर को जासूस कहा जाता था। अर्थशास्त्र में जो चर होता था उसको क्या कहते थे, जासूस। आगे अगर हम लोग कंटिन्यू करें, इसी में है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, यहाँ तक देख लिए थे। और अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ जो पहला होता था, सबसे उच्च अधिकारी होता था, उसको बोलते थे मंत्री। क्या होता था, मंत्री। यही मंत्री प्रधानमंत्री होता था। मंत्री के बाद का जो सबसे बड़ा पद होता था, इसको आप लोग स्टार लगाइएगा, मंत्री यानी प्रधानमंत्री। आपको प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा, मौर्य काल में यानी मौर्य वंश में अधिकारियों में सबसे उच्च अधिकारी कौन होते थे, तो हम लोग आंसर करेंगे या तो मंत्री ऑप्शन में रहेगा या प्रधानमंत्री। मौर्य वंश के शासन काल में जितने भी अधिकारी होते थे, उन सभी अधिकारियों में सबसे उच्च अधिकारी जो होते थे वो कौन होते थे, मंत्री यानी प्रधानमंत्री। मंत्री के बाद जो होते थे वो होते थे पुरोहित। और ये पुरोहित का जो काम होता था, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान था। यानी धर्म से जो भी आता था, दान से जो भी आता था धन, उसका प्रधान कौन था, यही पुरोहित। होता है ना कि कोई मंदिर गया तो कुछ चढ़ावा चढ़ा दिया, तो ये सारे चीजों को, ये जो एकत्रित करके रखने का जो जिम्मेदारी था वो किनके पास था, पुरोहित के पास। तीसरा जो उच्च अधिकारी होता था वो होता था सेनापति, है ना। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। सैन्य विभाग किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए अहम, सबसे जरूरी में से एक है सैन्य विभाग, है ना। और उसमें सेनापति जो होता था, उस सैन्य विभाग के क्या होते थे, सेनापति होते थे, है ना। सैन्य विभाग का प्रधान कौन होते थे, सेनापति। युवराज क्या था, नंबर 4 में है। चौथा सबसे बड़ा जो पद हुआ करता था उसको बोलते थे युवराज। युवराज हुआ राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र, युवराज। क्लियर। नंबर 5 में बड़ा अधिकारी जो होता था उसको बोलते थे दिवारिक। दिवारिक क्या होता था, राजकीय द्वार रक्षक। यानी कि उस साम्राज्य के जो द्वार रक्षक होते थे उसी को क्या बोलते हैं, दिवारिक। नंबर 6 में जो बड़ा अधिकारी होता था वो है अंतर्वैदिक। ये अंतःपुर का अध्यक्ष होता था, अंतःपुर। नंबर 7 में समाहर्ता, आय का संग्रह करता। ये स्टार लगाइएगा, समाहर्ता वाला प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। ये प्रश्न पूछा गया था कि मौर्य वंश में आय का संग्रह करता, यानी कि आय की लेखा जोखा, आय जितना आमदनी हुआ उसको जो संग्रह करता यानी कि जमा करता होता था, उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था समाहर्ता। क्या कहते थे उसको, समाहर्ता। समाहर्ता को स्टार लगा लीजिएगा आप लोग अपने बुक में, है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा। समाहर्ता कहते थे जो आय वसूलता था, यानी आय रखता था, संग्रह करता था, उसी को क्या कहा जाता था, समाहर्ता। ये भी इंपॉर्टेंट है अगला, सन्निधाता।
सन्निधाता होता था राजकीय कोष के अध्यक्ष। राजकीय कोष के जो अध्यक्ष होते थे, जिसको अभी हम लोग बोलते हैं कोषाध्यक्ष, वही उस समय क्या कहलाता था? सन्निधाता। क्या कहलाता था वो? सन्निधाता, है ना, सन्निधाता कहलाता था। ध्यान रखिएगा, अभी का जो कोषाध्यक्ष है उस समय यानी मौर्य वंश में वही कोषाध्यक्ष का पद जो होता था वो क्या होता था? सन्निधाता। अगला है नंबर 10 में प्रदि प्रदि प्रदिष्ट। प्रदिष्ट ये होते थे कमिश्नर। प्रदिष्ट क्या होते थे? कमिश्नर। नंबर 11 में है और जो है ये पद है वो है पौर। पौर जो होता था नगर का कोतवाल होता था। नगर का कोतवाल जो होता था वो कौन होता था? पौर। अगला है व्यवहारिक। प्रमुख न्यायाधीश। प्रमुख न्यायाधीश जो उस समय होता था जब दरबार का आयोजन किया जाता था, उस समय व्यवहारिक जो होते थे वो उस दरबार के यानी उस कोर्ट की क्या होते थे? वो प्रमुख न्यायाधीश होते थे। अगला है नायक। नायक जो है ना नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। नगर रक्षा का अध्यक्ष कौन होते थे? नायक। अगला है कर्मांतिक। कर्मांतिक जो है उद्योग एवं कारखानों के अध्यक्ष होते थे। उद्योगों एवं कारखानों के जो अध्यक्ष होते थे उनको क्या कहते थे? कर्मांतिक। क्या कहते थे? कर्मांतिक। अगला है अध्यक्ष, सॉरी मंत्री परिषद। मंत्री परिषद जो होते थे ना वो उनके जो हेड माने एक तरह से कह सकते हैं उस मंत्री परिषद के जो हेड होंगे वो उनको क्या कहा जाता था? अध्यक्ष। क्या कहते थे? अध्यक्ष। उसके बाद है नंबर 16 में दंडपाल। दंडपाल है सेना का सामान एकत्र करने वाला। दंडपाल का क्या काम था? सेना का जो सामान होगा उसको एकत्र करेगा, एक साथ जमा करेगा। उसके बाद था दुर्गपाल। दुर्गपाल का काम था दुर्ग रक्षक। दुर्ग मतलब होता है किला, है ना, उस किले की रक्षा करना किनका काम था? दुर्गपाल का। उसके बाद था अंतपाल। अंतपाल का काम था सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। अंतपाल का काम था सीमावर्ती दुर्ग। सीमावर्ती मतलब कि इस बॉर्डर के बाद, इस सीमा के बाद अगला साम्राज्य शुरू हो रहा है, तो उस जगह की जो देखभाल करेगा वो करने का काम किसका था? अंतपाल का। तो इस तरह से ये जो है 18 है ना, 18 अलग अलग पद से विभाजित था मौर्य वंश का शासनकाल, और उसके अलग अलग काम भी थे। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट में है प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। प्रशासन की अगर सबसे छोटी इकाई बात की जाए मौर्य वंश में, तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? गोप। इसको अंडरलाइन कीजिएगा। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? गोप। देखिए आपके बुक में होगा गोप, है ना। प्रशासकों में सबसे छोटी इकाई क्या थी? गोप थी, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। और ये गोप जो है कितने ग्रामों का शासन संभालता था? 10 ग्राम। 10 ग्राम। ग्राम वजन वाला ग्राम नहीं, गांव वाला ग्राम, है ना, ध्यान रखिएगा। ये वजन वाला ग्राम नहीं है, ये है 10 गांव वाला जो ग्राम है। इस ग्रामों की रक्षा करना यानी उसकी प्रशासन के बारे में व्यवस्था करना वो किसका काम होता था? गोप का। अगला पॉइंट है मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बारे में हम लोग पढ़ ही लिए हैं। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, है ना, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, है ना, और इन्होंने यहाँ पर आकर के एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था इंडिका। और उसके बाद इंडिका जो लिखा उसी के अनुसार, मेगास्थनीज के अनुसार और उस इंडिका के अनुसार यहाँ का जो नगर प्रशासन था वो 30 सदस्यों का मंडल करता था। कितने सदस्यों का? 30 सदस्यों का मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। कितने समितियों में विभाजित था? 6 समितियों में विभाजित था। और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। अगला पॉइंट है बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। बिक्री कर समझते हैं ना, कोई भी सामान को अगर आप बेचे तो उस बेचे गए जितने में बेचे उसका 10वां भाग आपको सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ता था। अगर उस टैक्स का चोरी करते हैं आप और पकड़े जाते हैं तो आपको मृत्यु दंड का भी प्रावधान था। ये मौर्य वंश की बात कर रहे हैं, है ना। मौर्य वंश में अगर कोई बिक्री का
10वां भाग कर यानी टैक्स नहीं चुकाता था, तब और पकड़े जाते थे उनको, फिर तो उनको मृत्यु दंड का भी प्रावधान था। की बात करें ना, अगला पॉइंट में है मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था, है ना, ये ध्यान रखिएगा। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग विभाग अधिकारी था। मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी कौन हुआ करता था? उसको कहते थे एग्रोनोमाई। किसको कहते थे? उनको क्या कहते थे? एग्रोनोमाई। अगला पॉइंट है जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 50,000 अश्वरोही सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। ये किसके अनुसार? जस्टिन के अनुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जस्टिन ने बताया कि जब ये अपनी सेना के साथ चलते थे तो 50,000 अश्वरोही मतलब हो गया घुड़सवारी, है ना, घोड़े के सवारी के साथ में वो जा रहे हैं। 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया, और ये किसने बताया? जस्टिन ने बताया था। अगला जो पॉइंट है, जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस निकेटर की गुलामी से मुक्त किया, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जस्टिन नामक यूनानी लेखक, ये जस्टिन जो थे कहाँ के लेखक थे? यूनान के लेखक थे। उनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सैनिकों की संख्या हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे 6,40,000 अप्रोक्स में था। और ये तब की बात है जब न आप थे न हम थे। पिछले बुक में जो हम एक बुक में पढ़े थे उसमें 6,40,000 जो समथिंग था, हम आपको उस दिन बताए थे। और यहाँ पर क्या दिया है? 6 लाख। यही अप्रोक्स याद रखिए, 6 लाख और 7 लाख के बीच में। क्लियर है? 6,40,000 सेनाओं के साथ में पूरे भारत पर शासन किया था, हम लोग ये पढ़े थे। इसमें दिया है कि ये बात सही भी हो सकती है और ये सही नहीं भी हो सकती है, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस निकेटर की गुलामी से मुक्त किया था। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम था हेलेना, और इनसे, है ना, हेलेना से इन्होंने विवाह भी किया था। वो हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। अगला पॉइंट की बात करें, युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाते थे? नायक। अंडरलाइन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी नायक कहलाते थे। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं ना, तो देखिए आप लोगों के लिए वहां पर रेड कलर से बॉक्स बनाया गया है और ब्लैक कलर से लिखा गया है प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य, है ना, लिखा गया है प्रशासनिक समिति एवं उनके कार्य। सबसे पहले समिति है, प्रथम समिति जो थे उसका क्या कार्य था? कार्य था उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण। उद्योग एवं शिल्प कार्य का जो निरीक्षण करता था वो समिति नंबर 1 करता था, समिति नंबर प्रथम करता था। समिति नंबर 2 में विदेशियों की देखरेख करने की जो जिम्मेदारी दी गई थी उस समय, यानी मौर्य वंश में, वो दी गई थी समिति नंबर 2 को, है ना। समिति नंबर 2 का काम क्या था? विदेशियों का देखरेख करना। समिति नंबर 3 की बात करें तो जन्म मरण का विवरण रखना, है ना। समिति नंबर 3 का क्या काम था? जन्म मरण के, यानी जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो उस समय तो आप जाइएगा समिति नंबर 3 के पास, है ना। नंबर 4 की बात करें, व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। व्यापार और वाणिज्य की देखभाल की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो समिति नंबर 4 को दी गई थी। यानी कि व्यापार से संबंधित आपको रजिस्ट्रेशन कराना हो, है ना, और भी किसी तरह का वही काम हो तो आप जाइएगा किनके पास? समिति नंबर 4 के पास। निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण, जो वस्तु बेचने के लिए तैयार है उस वस्तुओं का निरीक्षण करने की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो समिति नंबर 5 को दिया गया था। बिक्री कर वसूल करना, यानी कि सामान बेचे गए, जो भी सामान बेचे गए उनसे जो टैक्स हुआ करता था उन टैक्स का जो वसूली करने का अधिकार, जिम्मेदारी दी गई थी वो समिति नंबर 6 को दिया गया था। क्लियर है?
एक सवाल अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि बिक्री कर, है ना, मौर्य वंश में बिक्री कर जो लिया जाता था, बेचे गए मूल्य का 10वां भाग, वो क्या लिया जाता था? बिक्री कर के रूप में टैक्स लेती थी सरकार। अगर टैक्स आप नहीं देते थे, चोरी करते थे और पकड़े जाने पर आपको मृत्यु दंड की भी प्रावधान था उस समय। अगला पॉइंट की बात करें, आगे है सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। ये हम लोग पीछे देखे हैं, मौर्य वंश में सैन्य विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसको क्या कहते थे? सेनापति। इसको भी आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवारी और 9 लाख हाथी थे। सॉरी हाँ, 9,000 हाथी थे, 9,000, है ना। तो ये जो कहा है प्लिनी ने कहा है, ये किसने कहा? प्लिनी। प्लिनी जो थे ना, एक यूनानी लेखक थे और उस यूनानी लेखक ने यानी प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश में जो सेना होता था 6 लाख जो था पैदल सिपाही था, 30,000 घुड़सवार था और 9,000 हाथी थे। तो इस तरह से देखिए 6,40,000 के समथिंग भी पहुंच रहा है ना। तो ये 6,40,000 सेना जो बताया था वो किसने बताया था? प्लिनी ने बताया था। प्लिनी जो कि यूनानी लेखक था। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट में है मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी, है ना। अगला पॉइंट है मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग के जो प्रधान होते थे उसको क्या कहते थे? अमात्य। सीधा प्रश्न याद रखिएगा। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग के अधिकारी जो होते थे उसको क्या कहते थे? अमात्य। अगला पॉइंट है अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार गुप्तचर को क्या कहा गया था? गूढ़ पुरुष कहा गया था। और एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? संस्था। एक ही जगह पे अगर वो रह करके गुप्तचर काम करे तब उसको कहा जाता था संस्था। अगला पॉइंट है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? संचार कहा जाता था। अगला पॉइंट है अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। अशोक के समय में जनपदीय न्यायालय जो थे और इस जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? राजुक। अगला देखिए, इसमें रेड कलर से बॉक्स है और ब्लैक कलर से लिखा गया है सैन्य समिति एवं उनके कार्य। इसमें समिति दिया गया प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ऐसे करके, और उनका जो कार्य है वो भी दिया गया है। अगर इसमें हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो समिति था, प्रथम समिति जो है, उसमें है जल सेना की व्यवस्था। जल सेना की व्यवस्था जो था वो समिति नंबर प्रथम करता था, समिति नंबर 1 करता था, है ना। द्वितीय समिति का जो काम था वो था यातायात एवं रसद की व्यवस्था। यातायात आने जाने का जो व्यवस्था होता था वो किन के द्वारा? द्वितीय समिति के द्वारा। समिति नंबर 3 का जो काम है पैदल सैनिकों की देखरेख। पैदल सैनिकों की देखरेख का जो काम करते थे वो समिति नंबर 3 करते थे। उसी तरह अश्वरोहियों की सेना की देखरेख यानी घुड़सवारियों की सेना का जो देखरेख करते थे वो करते थे समिति नंबर 4। उसी तरह से समिति नंबर 5 की बात करें, राजसेना की देखरेख कौन करता था? पंचम करता था, है ना। और षष्ठ की बात करें यानी छठा की बात करें तो रथ सेना की देखरेख करता था वो षष्ठ सेना है। आगे बढ़े। अगला पॉइंट है अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सम्राट अशोक के बारे में यहाँ पर लिखा गया, अशोक के समय जनपदीय न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था उसको क्या कहा जाता था? राजुक। इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा आप लोग।
अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते थे उसको क्या कहा जाता था? राजुक कहा जाता था। अगला पॉइंट है, सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। जो उस समय यानी कि मौर्य वंश के समय में, मौर्यकालीन इतिहास में जो सरकारी भूमि हुआ करता था उसको सीता भूमि के नाम से भी जानते हैं। अंडरलाइन कीजिएगा। आपको सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए मौर्य काल में सीता भूमि क्या था? तो उस समय सरकारी भूमि को ही सीता भूमि के नाम से जानते हैं। तो आपको दोनों तरफ से प्रश्न पूछ सकता है कि मौर्य काल में सरकारी भूमि को किस नाम से जाना जाता था? सीता भूमि कहेंगे। दूसरी तरफ से जो प्रश्न पूछेगा तो प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए मौर्य काल में सीता भूमि का संबंध किन से है? तो सरकारी भूमि से है। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट में है, बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाले भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। अदेव मातृक है ना, अदेव मातृक कहा जाता था। तो ये भी याद रखिएगा, मौर्य काल में अदेव मातृक क्या था? अदेव मातृक था भूमि, और उस भूमि को कहते थे वहां पर वर्षा नहीं भी पड़े तो भी वहां बढ़िया फसल होता था, उसी को कहा जाता था अदेव मातृक। क्लियर है? अदेव मातृक को अंडरलाइन कीजिए। आपको सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि मौर्य काल में अवैध मातृक क्या था? अवैध मातृक क्या था? तो अवैध जो मातृक था, अदेव मातृक जो था वो था बिना वर्षा का भी बढ़िया फसल होता था, उसी को क्या कहा जाता था? अदेव मातृक, है ना। अगला पॉइंट जो है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई साहब कि मेगास्थनीज ने जो अपना ग्रंथ लिखा, अपना पुस्तक लिखा इंडिका, उस इंडिका के अंदर में उन्होंने मौर्य समाज में भारतीय मौर्य समाज को कितने वर्गों में बांटा था? 7 वर्गों में। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी पूछा गया कि मेगास्थनीज के अनुसार इंडिका में मौर्य समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? 7 वर्गों में। और ये वर्ग जो थे इस तरह से थे, दार्शनिक थे, किसान थे, अहीर थे, कारीगर थे, सैनिक थे, निरीक्षक थे एवं सभासद था, है ना। ये 7, ये सीधा प्रश्न आप लोग हमेशा याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है कि मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन समाज को इंडिका के अंदर कितने वर्गों में विभाजित किया था? 7 वर्गों में, है ना। अंडरलाइन किए ना। अगला पॉइंट की बात करें, स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को क्या कहा जाता था? रूपा जीवा कहलाती थी। अगला पॉइंट है, नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। अंडरलाइन कीजिए। नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, इस घनानंद को पराजित करने के लिए, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने सहायता लिया था, और कश्मीर के राजा का नाम है प्रवर्तक, है ना। नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, इसको पराजित करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किनसे सहायता लिया था? कश्मीर के राजा जिसका नाम है प्रवर्तक। अगला प्रश्न है, मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य शासन कितने वर्षों तक रहा? 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। ये भी इंपॉर्टेंट है ना। मौर्य शासन, मगध पर मौर्य साम्राज्य का शासन कितने वर्षों तक रहा? 137 वर्षों तक लगभग रहा, है ना। एक मौर्य वंश का शासन मगध पर कितने वर्षों तक रहा? 137 वर्षों तक रहा। और आप लोग पढ़े ही पुराणों की संख्या 18, और उसी में से है वायु पुराण भी है, और जबकि और भागवत पुराण भी है। और इस भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश के 10 राजा हुए। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश के कितने राजा हुए? 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश के 9 राजा हुए। क्लियर। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था जिसका नाम है बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। क्लियर है। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम है बृहद्रथ, और इसी बृहद्रथ की हत्या इसी का सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने अपने ही शासक का जिसका नाम था बृहद्रथ, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक माना जाता है, इसकी हत्या 185 ईसा पूर्व में कर दिया और मगध में
मौर्य वंश के स्थान पर एक नए वंश की स्थापना किया जिसका नाम है शुंग वंश। आपको सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए शुंग वंश की स्थापना मगध पर जो किया था वो किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग ने, इन्हीं का जो शासक था, इसी का राजा था जिनके शासन काल में ये प्रधानमंत्री थे या सेनापति थे, है ना, वो थे बृहद्रथ। और बृहद्रथ का जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ने अपने ही शासक, अपने ही राजा बृहद्रथ की हत्या कर दिया और मौर्य वंश को समाप्त कर दिया और उनके स्थान पर एक नए वंश को लाया जिसका नाम है शुंग वंश। ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे शुंग वंश को।